अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि दो पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं कना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके के पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो। वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब बस अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये झुमके कितने सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके ला कर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता, इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे लिए ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना, तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसी आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गयी। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी। एक गांव में बबली रहती थी। उसके पास एक घर था और एक जमीन थी जिसमें वो किसानी किया करती थी। बबली की एक बेटी थी पीलू। पीलू दिन भर बैठकर मोबाइल देखती थी या फिर अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखती थी। बबली पीलू से कहती है, पीलू तो दिन भर बस टाइम पास करती रहती है। अरे कभी कुछ काम धाम किया करो। तेरी पढ़ाई में मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन तू एक नौकरी भी नहीं करती है। तो पीलू कहती है, माँ हमारे पास सब कुछ तो है, तो फिर मैं काम क्यों करूँ? और वैसे भी इतना बड़ा घर है और जमीन है, वो सब मेरी ही तो है ना। तो बबली कहती है, तेरे पापा बस ये घर छोड़ कर गए थे, मैंने अपनी मेहनत से ये जमीन खरीद ली है। अब तुझे ये जमीन जायदाद तभी मिलेगा जब तू कुछ काम करेगी। मैं तुझे एक पान की दुकान खोल कर देती हूँ, तू उसमें पान बनाना सीख, उसको बेच और फिर 1 साल के बाद हम बात करेंगे। तो पीलू कहती है, लेकिन माँ मैं पान दुकान कैसे चलाऊंगी, मुझे पान बनाना नहीं आता है। तो बबली बोलती है, तुम्हें मेरी सहेली सुंदरी सब सिखा देगी। ऐसे पीलू को बबली काम में लगा देती है और पीलू भी शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर सुंदरी पीलू को पान बनाना सिखाती है। ये कितना बोरिंग काम है, कहाँ फंस गई मैं। एक दिन हरिया तोता उसकी दुकान में आता है। बेटी एक बनारसी पान देना तो। जी अभी देती हूँ। थोड़ी देर के बाद हरिया और लोगों के साथ पीलू की दुकान की तरफ आता है। अरे कहीं ये झगड़ा करने तो नहीं आ रहे हैं ना? मैं तो मन मर्जी से कुछ भी डालकर इसे दे दी थी। तब हरिया बोलता है, पीलू तुमने जो मुझे पान खिलाई थी वो मेरे इन दोस्तों को भी खिलाओ। तुम्हारा पान खाने के बाद मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगा है। शुक्रिया हरिया काका। इसके बाद पीलू उनके लिए पान बनाकर दे देती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह,
लोगों को मेरा पान पसंद आ रहा है। तो तभी सुंदरी आती है और कहती है, हाँ पीलू बेटी, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारी काम करते ही लोग कैसे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो पान आपने ही बनाना सिखाया है सुंदरी आंटी। तो सुंदरी कहती है, हाँ लेकिन अब तुम भी अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि दूसरों से कैसे तुम्हें अच्छा पान अलग बना सकती हो। पीलू सोच में पड़ जाती है और एक दिन वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने को देखती है। पीलू पान बनाने के बाद उसमें आग लगा देती है और उसे गर्मा गर्म सुंदरी को खिलाती है। सुंदरी पान खाकर उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर अगले दिन पान ले लो, पान, आग वाला पान, ऐसे पीलू ग्राहकों को बुलाती है। इस तरह से पीलू के आवाज लगाने से बहुत से लोग आग वाला पान देखने के लिए आ जाते हैं। मुझे एक आग वाला पान देना बेटा। अभी लो हरिया काका। अरे क्या गजब का पान है ये, एकदम आग है आग। इसके बाद से पीलू का आग वाला पान पूरे जंगल में फेमस हो गया और एक साल कब बीत गया पीलू को पता ही नहीं चला। एक साल बाद उसकी माँ उसके पास आती है। क्यों पीलू, दुकान कैसी चल रही है? ऐसे बबली पूछने के बाद पीलू कहती है, माँ देखो एक साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुम्हारा कहना सही था, मेहनत के फल से मीठा कुछ नहीं होता है। अब मैं पूरी मेहनत करूंगी और तुम्हारा नाम रोशन करूंगी, जमीन जायदाद भी बनाऊंगी। ये सुनकर बबली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर पीलू अपनी मेहनत से और तरक्की करती है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं। नंदनवन गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू को घर के लिए सजावटी सामान बनाने का बहुत शौक था। दोनों पति पत्नी लक्ष्मी नारायण जी के भक्त थे। उन्हें लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करना और भक्ति करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन पीलू से कुछ सामान खरीदने के लिए सुंदरी आती है। पीलू, तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती है, कहाँ से सीखी हो ये सब? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन, ये तो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है मुझ पर। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सजावटी सामान बना लेती हूँ। लेकिन बहन, तुम तो इतनी मेहनत करने पर भी गरीब हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं होती है? कमाई कैसे होगी? बहन, मैं तो सब कुछ लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है पीलू बहन, एक ना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू कहती है, बबलू जी क्या हुआ, आज आप उदास लग रहे हैं? हाँ पीलू, ग्राहक बहुत तंग करते हैं। आज भी काम के पैसे नहीं दिए। ईमानदारी से काम करने पर भी लोग मुनाफा नहीं होने देते हैं, समय पर पैसे नहीं देते हैं। हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण जी के लिए मुझे फर्नीचर बनाना था, लेकिन पैसे ही नहीं है। तो पीलू कहती है, लक्ष्मी नारायण जी सब देख रहे हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। लेकिन बहुत दिनों तक बबलू को उसके ग्राहक पैसे नहीं देते हैं और उसको नुकसान होता है। तो कालू कहता है, बबलू, अब मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम रोज रोज यहाँ मत आया करो। बबलू वहाँ से दुखी होकर घर की तरफ चलने लगता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पीलू का अपनी दुकान में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बबलू जी की चिंता रहती थी। धीरे धीरे उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और वो और भी गरीब हो जाती है। लेकिन पीलू और बबलू कभी भी भगवान लक्ष्मी नारायण से शिकायत नहीं करते हैं। एक दिन पीलू भगवान लक्ष्मी नारायण जी को पूजा कर रही थी, तभी लक्ष्मी नारायण उसे दर्शन देते हैं। बेटी, तू बहुत सरल स्वभाव की है और इतनी मुश्किल में भी हमारी शरण में ही है। अब तेरी पूरी दुख दूर हो जाएंगे। तो पीलू कहती है, हे भगवान श्री नारायण, आपके दर्शन हो गए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। तो माँ लक्ष्मी बोलती है, बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम और बबलू अब से कांच के फर्नीचर बना सकोगे।
ऐसे कांच के फर्नीचर किसी ने नहीं देखी होंगी। तो पीलू कहती है, हे माँ, आपसे सीखा हुआ तो कल्याणकारी ही होगा। जय 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 श्री लक्ष्मी नारायण जी की। देखिए जी, हमें भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने दर्शन देकर बहुत कृपा की है। हम तो पैसों के लिए दूसरों की तरफ देखते रह गए, लेकिन कोई मदद नहीं किया। आपके पास फर्नीचर बनाने के हुनर है। अब माँ लक्ष्मी जी की दया से मुझे कांच का फर्नीचर बनाना आ गया है। हाँ पीलू, भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत दया है हम पर। और सुबह से पीलू जंगल जाकर कांच इकट्ठा करके लाती है, और जैसा उसे भगवान लक्ष्मी नारायण ने सिखाए थे वैसे वैसे वो उनको आकर देने लगती है। फिर वो और बबलू कांच से एक सुंदर सा टेबल सेट तैयार कर लेते हैं। पीलू, बहुत सुंदर फर्नीचर है ये, तुम्हारे कारण ही बन पाया है। तुम अगर नहीं होती तो माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है और लक्ष्मी नारायण जी की दया कृपा है। अब हम ऐसे ही कांच के फर्नीचर बना बना कर बेचेंगे। फिर दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर सी कांच के फर्नीचर की दुकान खोल लेते हैं। ऐसे कांच के फर्नीचर तो मैंने नहीं देखा। बबलू, पीलू, तुम दोनों बहुत ही होनहार हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं विदेश में इनको बेचूंगा। कड़क की ये बात सुनकर पीलू कहती है, ये तो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होगी सेठ जी, हम आपके साथ काम करेंगे। और ऐसे ही बबलू और पीलू लक्ष्मी नारायण जी के भक्ति करते हुए बहुत मेहनत करते हैं और लोगों के लिए कांच के फर्नीचर तैयार करके देते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। और फिर उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी, अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना,
वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।